टैब बढ़ गया है ना। Hello, very good morning. Welcome to the class 11 physics. The last video we have seen the work done by force of friction. Or simply it is called friction also. So this concept we have discussed in the last video, and that video is already uploaded to your classroom WhatsApp group as well as personal WhatsApp. So today we see the new concept, that is the acceleration of a body sliding down a rough inclined surface. This we have seen already. Today we see the acceleration of a body sliding down on a rough, basically rough inclined surface. Rough inclined surface. That work done we have seen in case of the horizontal surface. We have seen this one work done, as well as the work done by force of friction in the inclined surface. We have seen, right? Sometimes it goes up, sometimes it goes down. When it goes up, then the force of friction is in opposite direction. When it goes down, the force of friction is in its opposite direction. The work done by this force of friction we have seen. Today we see the acceleration of body sliding down on a rough surface. So let us consider, and the surface should be inclined. Surface or you can say plane. तो कॉन्सेप्ट जानना है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल आएगा, नीट जे मेंस में आएगा. So let us we have, this is the horizontal part. This one is an inclined surface. It is inclined by theta angle. It is inclined by theta angle. Suppose a body is here. Body or object is here. This is the center of mass m. Body is lying here. m body यहाँ है. तो कॉन्सेप्ट जान लेना, उसके बाद आराम से जो है कर सकते हो. बॉडी रेस्ट में है. क्या है? अभी रेस्ट में है. अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इंक्लाइन है, लेकिन बॉडी रेस्ट में है, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन इसमें लग रहा है. कैसा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए आगे नहीं दे रहा है. लेकिन अगर इस सरफेस को हम लोग और इसका एंगल बढ़ाएंगे, तो एक एंगल के बाद ऐसा होगा कि बॉडी स्लाइड करने लगेगा. जिस एंगल पर the maximum angle of inclination at which the body either at rest or tends to move but not move, that angle is called an angle of repose. What that angle of repose. ये रिपोज वर्ड है, इसी का रिपोज वर्ड है. रिपोज का मतलब होता है विश्राम, है ना? विश्राम या नींद में है, मैंने वो रेस्ट में है. लेकिन अगर यही इंजन बढ़ा देंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख सकते हैं, है ना? जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, अभी जो है इस पर एक चौक रख दिया, है ना? चौक रखने से
ये ऐसा करके रख दिया, अभी रेस्ट में है। देखो इसको इंक्लाइन कर रहा है, अभी भी रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में, अभी भी रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में। एंगल बढ़ाते जाएंगे, एक सर्टेन एंगल के बाद वो वहाँ से स्लाइड करना शुरू करेगा। तो जिस एंगल तक, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तक वो बॉडी रेस्ट में रहेगा इंक्लाइन सरफेस में, तो कहेंगे ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, देन बॉडी विल स्टार्ट टू स्लाइड ओवर द, स्लाइड चलना शुरू करेगा ओवर द, ऑन द इंक्लाइन सरफेस। तो ये एंगल ऑफ रिपोज है, इसे कहते हैं, हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे थे। एंगल ऑफ फ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में रिलेशन है। अभी बॉडी नहीं आ रहा है, इस बॉडी का मास m है, इसलिए इसका वेट किधर होगा, mg विल बी डाउनवर्ड ऑलवेज, राइट। एंड नॉर्मल रिएक्शन is always normal to the surface of the body. Now, if this mg weight will have a few components. The weight mg has two rectangular components. and इसको रिजॉल्व करना है, फोर्स का रिलेशन है ना, rectangular कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट होगा हमारा, वो एक ये थीटा है, इसमें बाय ज्योमेट्री ये थीटा होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा दिस विल बी व्हाट mg cos थीटा। थीटा के बराबर वाला cos में होता है, इसे दूर वाला जो है ये क्या होगा, mg sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, ये बैलेंस बाय किसका, बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज r, मतलब कह सकते हैं दैट इज r बराबर कितना हो गया mg cos ऑफ थीटा। ऐसा ऐसा करके हम लोग देखे प्रीवियस वीडियो में। दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है क्या है, mg sin थीटा। mg sin थीटा किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। यही फोर्स क्या करता है, इसको खींच करके नीचे स्लाइड करवाता है। mg sin थीटा क्या करता है, x डाउन ना, ये डाउन की ओर लाता है, राइट। तो ये फोर्स नीचे लग रहा है, इसको बैलेंस अगर ये एफएस कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा हो जाए, अगर छोटा हो जाए, एफ के हो जाए, तो ये इसको खींच ले जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे, थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ने से साइन का वैल्यू बढ़ते जाएगा, मतलब ये फोर्स अधिक होगा और इसको स्लाइड करके लेके आएगा। अगर स्लाइड करते हुए आ रहा है उस समय इसका एक्सेलरेशन मान लो ये है, डाउन में आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन कितना होगा, दिस एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो ये ऐसा हो, सूत्र मिटा रहे हैं, इमेजेस हम देख लेंगे और उसको हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। जो न्यूमेरिकल हम लोग को बहुत मदद करेगा नीट या जीएमएस का वर्क करने के लिए। ये ऐसा हो एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। जब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो समझ जाना है बॉडी किसमें है, मोशन में है। आइदर वो स्लाइड हो रहा है चाहे रोल हो रहा है ना। इफ एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन then net force on the body में net force क्या होगा, is given by कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स है ना। तो नेट फोर्स जो है लगेगा क्या, जिस फोर्स के कारण नीचे आता है। तो एफ के का काम क्या है, रोकना। एम जी का काम है पकड़ के खींच के लाना। तो नीचे आ रहा है एमजी नीचे लेके आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली एफ के क्या है, छोटा है। एफ के अगर बड़ा होता किससे, एमजी साइन थीटा से, तो इसको ऊपर उठा कर लेके जाता। जो ऐसा नेचुरली प्रोसेस नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स किसी को पकड़ के खींचे, उसका काम है अपोज करना। तो एफ बराबर क्या करेंगे, एमजी साइन थीटा में क्या माइनस होगा, एफ के माइनस होगा।
मान लो नीचे वाला फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, तो ऊपर में अपोज करने वाला 2 न्यूटन है, तो एक्चुअली नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 - 2 करेगा ना, उसी 8 के चलते ये नीचे स्लाइड करके आएगा। यहाँ हेडिंग भी दिए थे, हेडिंग भी दिए थे एक्सेलरेशन, है ना, ऑन ये बॉडी, दैट इज द स्लाइडिंग डाउन की वर्ड बोली थी ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन को देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या था? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, जानते हैं। इसलिए एफ के बराबर म्यू के इंटू क्या आर होगा। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू है कितना? एम जी क्या है? कॉस ऑफ थीटा है। यही तो आर को इसी को ना मैनेज कर रहा है, एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, इसलिए बॉडी स्लॉट से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है। नेट फोर्स 0, तो बॉडी अपनी जगह पर है, ऊपर नीचे में जा रहा है। लेकिन इधर में इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देख लेंगे, टेंशन कितना बड़ा है? एफ के से, तो ये दिस इक्वल टू एफ बराबर एम इंटू एम जी साइन ऑफ थीटा माइनस इसका वैल्यू रखेंगे कितना? म्यू के, यहाँ लिखे हैं एफ के बराबर म्यू के एम जी, और क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। भाई यही फोर्स है, यही फोर्स है जो कितना मास को नीचे ला रहा है, एम मास को नीचे ला रहा है, कितना एक्सेलरेशन नीचे ला रहा है? ये एक्सेलरेशन से ला रहा है। देयरफॉर बाय लॉज ऑफ इट इंप्लाइज, देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर, इसमें से कॉमन क्या आया? एम जी कॉमन, ये बन जाएगा कितना? साइन ऑफ थीटा माइनस दिस इज द म्यू के, और बच गया कितना? कॉस ऑफ थीटा बच गया। राइट, देखो अब यहाँ पे हम कैंसिल हो गया, इस एक्सेलरेशन बराबर कितना हो गया? जी इंटू कितना हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा माइनस कितना? म्यू के कॉस ऑफ थीटा, दिस इज द एक्सेलरेशन दैट एक्ट्स डाउन। ये थीटा जो है जब तक एंगल ऑफ रिपोज के बराबर रहेगा तब तक बॉडी रेस्ट में रहेगा, तब तक एक्सेलरेशन 0 होगा। एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा करेंगे वो बॉडी क्या होगा? स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फोर्स लगा के इसको हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, कोई फोर्स लगा देंगे इधर कोई फोर्स लगा के जाएंगे, तो उस समय कितना कितना जो है एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन में बेसिकली कम होगा, है ना। तब जो है डायग्राम चेंज हो जाएगा। डायग्राम क्या चेंज होगा? इसी प्रकार हम बना लेते हैं। डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, दिस इज द बॉडी ऑफ मास एम, एम जी रहेगा नीचे, और ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाला हो जाएगा क्या? थीटा बाई ज्योमेट्री, एम जी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। इस डायरेक्शन में क्या होगा? एम जी साइन ऑफ थीटा। एक फोर्स लगा के ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे फोर्स लगा के, तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये होगा। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो नेचर में एडजस्ट करता है वो नीचे आ जाएगा, तब यह वाला फोर्स कितना हो जाएगा? इस दोनों का अंतर नहीं हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर फोर्स बराबर हो जाएगा ना एम जी साइन ऑफ थीटा, प्लस क्या हो जाएगा? तब ये याद रखना, नीचे में आएगा तो माइनस, ऊपर में जाएगा तो प्लस, और ये एफ के बराबर कितना होगा? साइन थीटा। एफ के बराबर मालूम है, दिस इज म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा, राइट। और ये इतना फोर्स किसमें लग रहा है? ये एम मास में लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना ये है, इसलिए क्या करेंगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसमें से कॉमन एम आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर जी बार, और ये साइन थीटा प्लस क्या जाएगा? म्यू के कॉस थीटा। तो दोनों सिचुएशन को याद रखना है, क्योंकि नीट में या जे मेंस में जो क्वेश्चन पूछेगा किसी तरह का पूछ देगा, ये फार्मूला हम लोग को लाना चाहिए। तो चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी के बेस पर बनाते हैं हम लोग, जो जनरली नीट में आता है। हो सकता है जो बना रहे हैं वही आ जाएगा, है ना। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व, है ना। So suppose एक न्यूमेरिकल तुम लोगों को दे रहे हैं, तो लेट अस सी, a body of mass m is released from the top of a inclined plane. क्वेश्चन लिखते हैं, लिखना जरूरी है। सब ए बॉडी
ए बॉडी ऑफ मास m, है ना, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। बॉडी ऑफ मास m is released from the top of an inclined plane of length L करते हैं, of length L करते हैं। तो क्या कहना है, तो क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ता है। इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, इफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, then prove that the body will reach the bottom with velocity. The body will reach the bottom, नीचे पहुंचेगा bottom with velocity, है ना, velocity v बराबर क्वेश्चन मेरा सकता है इस तरह, है ना, कि ये वेलोसिटी v बराबर मान लो रूट अंडर ट्वाइस mgh। दूसरा ऑप्शन रहेगा दिस इज इक्वल टू v बराबर अंडर रूट हाफ mgh, और तीसरा ऑप्शन रहेगा ये वेलोसिटी बराबर अंडर रूट 2/m इंटू ट्वाइस mgh माइनस fl, और फोर्थ नंबर रहेगा नन ऑफ दीज। तो मार्क्स में है 4, किसमें, नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है। हो सकता है ये कभी तुम लोग कहा जाए, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो ये दोनों तो मिलता जुलता है, तो सॉल्व कैसे करना है नीट में। नन ऑफ दीज क्या है, कौन इसमें सही है, उसमें जैसे लगा रहेगा उसको इस तरह जो है गोला बनाना पड़ता है, या जो सही रहेगा वो गोला बनाना पड़ता है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सी द सॉल्यूशन, ये नीट बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज द नीट बेस्ड क्वेश्चन और जेईई मेंस 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले रफ बनाते हैं। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है यहाँ, रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन इस तरह है, राइट, ऐसा ही है, इंक्लाइन प्लेन है। इसके टॉप से एक बॉडी को रिलीज कर दिया, यहाँ टॉप पर एक बॉडी है, इसको क्या करते हैं, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे तो क्या आएगा, नीचे स्लाइड करके नीचे आएगा। जैसे जैसे नीचे आएगा इसका एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, देखेंगे नीचे आएगा। तो जैसे ये नीचे आएगा यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी तो 0 है, u बराबर 0, पकड़े हुए हैं, पकड़ता और छोड़ देंगे। जैसे इस तरह की बात समझो, एक क्वेश्चन समझ आएगा, उसका दूसरा वाला सब कर लेंगे। ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पकड़े हुए हैं, है ना, ये h हाइट पर है, ये हाइट क्या है इसका, h है, और यहाँ इसको होल्ड किए हुए, इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके पास पक्का। और जैसे इसको छोड़ेंगे इसी तरह देखते हैं, जैसे ऐसे है ना, अभी इसको हम यहाँ पकड़े हुए हैं, इसके पास ये लेवल से h हाइट पर है, इसका पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे इसको छोड़ेंगे पकड़े भी नीचे जाएगा, जैसे नीचे जाएगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम बढ़ते जाएगा, और बॉटम पे आकर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और उसका टकराने के बाद फिर उसका 0 हो जाएगा, उसका एनर्जी खत्म। तो जैसे ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर वेलोसिटी भी होगा, तो इस जगह इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा, राइट, और मास कितना m है ना। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टॉप, उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाया है। क्लास 9 में परहैप्स तुम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, जो 11 वाला है, हाँ पढ़ाए हैं, ठीक है। तो 9 में जो है काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैंने बता दिया है।
और अगला चैप्टर में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे भी हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई एट द top of a inclined plane बराबर कितना हो जाएगा एच, क्योंकि एच हाइट पर है, प्लेन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से इतना हाइट पर है, इतना है। उसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने का मतलब है धक्का नहीं मारा, छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था। और जब ये आएगा नीचे विद वेलोसिटी v, मास है m मास बोला भी है यहाँ पर, m मास का बोलिए, यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, तो के एट द बॉटम कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर होगा। जैसे बॉडी नीचे आएगा, बॉडी नीचे आते जाएगा, इस पर कैसा फ्रिक्शन रहेगा, क्या फ्रिक्शन रहेगा, तो बॉडी सड़क के नीचे आ रहा है, स्लाइड होकर नीचे आ रहा है, तो यह फ्रिक्शन के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इससे पहले बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मान लो L है, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ, ये एनर्जी अधिक था, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, है ना। तो और बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि अब एनर्जी गेन किया लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो गया, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क डन बाय क्या, फ्रिक्शन बराबर F फ्रिक्शन फोर्स है छोटा f और L डिस्टेंस है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम WE थ्योरम से क्या करेंगे, इन द WE थ्योरम द चेंज इन एनर्जी पोटेंशियल माइनस काइनेटिक या इनिशियल माइनस फाइनल बराबर क्या करेंगे, बराबर हो जाएगा, ये ज्यादा था या कम होगा, क्या होगा कम, वही एनर्जी तो यहाँ इसमें कन्वर्ट हो रहा है, कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल वाला ज्यादा होगा, काइनेटिक वाला कम होगा। यहाँ पर इसके पास मान लो 10 जूल था, यहाँ के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 8 जूल होना है, कि कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करने में खर्च हो चुका है, राइट। तो बस समझ रहे हो ना, तो बहुत सिंपल है ना, नीट क्वालिफाई करना बहुत सिंपल है बाबू, अगर सीरीज बन जाएगा तो कर जाएगा, नहीं तो कोई बहुत दिक्कत है। फिर हम दिस इज द mgh बड़ा है, माइनस क्या होगा 1/2 mg स्क्वायर, ये बराबर किसका होगा, f into L का हो जाएगा, राइट। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, जानते भी है, आगे पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो है mgh माइनस इधर से आ जाएगा f into L बराबर हाफ करना mv स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर देते हैं, तो ना इसी इक्वेशन को हम लोग उल्टा पुल्टा करेंगे, हाफ mv स्क्वायर बराबर इधर हो गया कितना mgh माइनस fl, और ये v स्क्वायर बराबर करेंगे, नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो 2 जाएगा ऊपर, m आएगा नीचे, राइट, और इनटू कितना हो गया mgh माइनस f into l, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 2/m इंटू mgh माइनस कितना हो जाएगा fl। अब यही आया रिजल्ट, ये तो नहीं होगा छोड़ देंगे, ये नहीं होगा छोड़ देंगे, ये वाला मिलता जुलता है, तब इसको क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग जो सर्किल होगा उसको काला कर देंगे, ऐसा काला कर दिया तो मिल गया 4 नंबर, है ना। इस टाइप का जो है नीट में या जे में क्वेश्चन रहेगा 30 का, कितना आसान है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। सिमिलरली यू ट्राई टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम, तो टेक्स्ट बुक में भी प्रॉब्लम इस तरह है, रेफरेंस बुक में भी है, उसको बनाना है कंसंट्रेट करके, पहले एग्जाम टूल्स बनाओ, फिर एक्सरसाइज बनाओ, बार बार बनाना है, एक बार बनाने से नहीं होता है, बनाएगा 10 दिन बाद भूल जाएगा, फिर रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू।